संजीदे किस्म के लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ? धन्यवाद। पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है तो जाहिर सी बात है जिनको आगे सीट नहीं मिल पाई वो शायद वो भी है। आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमको इसका पहले वजह जानना पड़ेगा। किसी भी काम को करना है उसके पीछे जब तक वजह स्पष्ट नहीं होगी तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। शेक्सपियर नामक एक कवि है, उस बोलता था नथिंग इज गुड और बैड, ओनली अवर थॉट्स मेक देम दैट। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं है, उस काम के पीछे का मकसद वजह यही बताता है कि आपका काम सही है कि एक जैसा काम करते कई लोग दिखाई पड़ेंगे आपको, एक जैसे काम कर रहे हैं, और दोनों की अगर वजह अलग अलग है तो सब कुछ अलग अलग हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है और मैं पशु आहार लाके पशुओं को खिलाता हूँ, पक्षियों को खिलाता हूँ, कुत्तों के लिए खिलाता हूँ, खिला रहा हूँ। और एक व्यक्ति पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, वो भी खिलाता है ना। पोल्ट्री फार्म वाला भी मुर्गों को खिलाता है ना। जो पोल्ट्री खोला हुआ है वो भी खुराक देता है ना। क्यों देता है वो? अरे नहीं भाई, वो उनको इसलिए खिला रहा है, उनको काटना है ना, बेचना है, प्रॉफिट के लिए खाना वो भी खिला रहा है। वो खाना एक सामान्य मानवता प्रेमी व्यक्ति भी खिला रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन का हिस्सा निकाल के खिला रहा है, तुम खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो। और दूसरा भी बैंक से कर्ज लेकर खिला रहा है, और नीयत क्या उसकी है कि आज बैंक से कर्ज लेकर मुर्गा को खिलाऊंगा, 5 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 5 किलो का थैला, बड़ा सा फोटो खिलाऊंगा। और फिर व्यक्ति भी सर पेट भरने के लिए खा रहा है। सुनो अभी क्वेश्चन नहीं करने। दो लोग पक्षियों को खाना खिलाते हैं, एक इसलिए खिला रहा है कि पक्षी है, पता नहीं पानी कहीं पाया कि नहीं पाया, दाना कहीं पाया कि फल फूल कहीं पाया कि, जो कुछ भी उसके पास है खिलाता है। एक पोल्ट्री वाला भी खिलाता है ना, वो तो और बड़ा दानी दिखाई पड़ता है, वो तो बैंक से लोन लेकर खिलाता है। तो क्यों खिलाता है? वो खिलाने के लिए खिलाता है कि खाने के लिए खिलाता है? वो खाने के लिए खिला रहा है, उसको खाना है, उसको इसलिए खिला रहा है। अरे बकरे को भी जो बल चढ़ाया जाता है तो नहला धुला के चंदन वंदन लगा के कुछ खिला पिला दिया जाता है, हैं? तुम्हारी माँ भी मुंह नहलाती है और चंदन वंदन लगाती है, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है कि नहीं है? तो हमको इस बात पर फोकस करना है किसी भी काम के पीछे की वजह क्या है, पर्पस क्या है। बहुत सारे काम आपको एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। बहुत से लोग जय भीम बोलेंगे, बहुत से लोग जय मूल निवासी बोलेंगे, बहुत से लोग जय बिरसा बोलेंगे, बहुत से लोग जय सेवा जोहार बोलेंगे, बहुत से लोग जय ओबीसी बोलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। पर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए वह आखिर बोल क्यों रहा है। अगर हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हमारे काटे जाने की गुंजाइश ज्यादा है, जिंदा बचे रहने गुंजाइश बहुत कम है। तो साथियों, हम जिस संगठन से हैं उसका नाम बामसेफ है, और बताना चाहता हूं बामसेफ दुनिया का ऐसा विशेष संगठन है जिसके जैसा संगठन ना कभी था, ना आज है, भविष्य में हो सकता है कहीं हो जाए तो हो जाए। यद्यपि लक्षण बहुत दिखाई, क्योंकि भविष्य तो मैं नहीं जानता क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, लेकिन अभी तक के इतिहास में बामसेफ जैसा संगठन कोई पैदा सर यहाँ बाहर तो नहीं, बामसेफ जैसा संगठन कोई पैदा नहीं हो। कैसा संगठन है बामसेफ? बामसेफ संगठन कर्मचारियों का संगठन है। जैसे कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हैं, टीचर्स के संगठन बहुत सारे हैं, पटवारी के हैं, रोजगार सहायक के, अरे कलेक्टर तक के संगठन है। ये पत्रकार साथी बैठे, पत्रकारों तक के संगठन है, वकील बैठा, वकील तक का संगठन है, डॉक्टर का संगठन है। बात समझ आ रही है? तो पत्रकार महोदय, जब पत्रकारों का संगठन होता है
उसके चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? किसके लिए चिंतन करता है? और वकीलों का संगठन, मास्टरों का संगठन, पटवारी का संगठन, कलेक्टर का संगठन। तो इस भारतवर्ष के कितने % लोग कलेक्टर हैं? और संगठन क्यों बनाते हैं? कल्याण के लिए। वो कलेक्टर भी बन गया, उसका कल्याण अब क्या बनना चाहता है वो? कलेक्टर है और भी बोल रहा है मेरा कल्याण। ये सच्चाई भी है, क्योंकि कलेक्टर भी है तो गुलाम ही जी। समझ रहे हो? कल्याण कहां से होगा? नहीं होगा। जो लोग कलेक्टरी में कल्याण तलाश रहे हैं उनको बात समझ में लेनी चाहिए। खैर, वामसेप में जो भी व्यक्ति जुड़ा है वह कर्मचारी है, पर कर्मचारी के लिए एक कदम भी कहीं चलता नहीं है। वो कर्मचारी का प्रमोशन, कर्मचारी का पेंशन, कर्मचारी का वेतन, इसके लिए काम नहीं करता। उसका ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग नहीं, कुछ नहीं करता। ये क्या करता है फिर? वामसेप कहता है तुम कर्मचारी बन गए ना, तू बहुत पा गया है। कैसे? अगर आपको भरपेट खाना मिल गया है तो रसगुल्ला के लिए लड़ाई करने जाओ वो अच्छा है कि एक भाई को रोटी भी नहीं मिला उसके लिए लड़ाई लड़ो अच्छा है? क्या अच्छा होगा? रोटी के लिए रोटी। बात में नहीं? तो वामसेप कहता है तुम कर्मचारी बन गए हो तो कुछ न कुछ पढ़े तो कर्मचारी बन गए, कुछ न कुछ काम किए तो उसके बदले पैसा भी मिला। तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास पैसा है, 24 घंटे की नौकरी बनी होती है तो कुछ समय भी है। पर तुम्हारे समाज में सैकड़ों लाखों हजारों लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो अब तुम लड़ाई उनके लिए लड़ो, अपने लिए। अपने रसगुल्ला की लड़ाई मत लड़ो, अपने लिए रबड़ी मत तलाशो। जो तुम्हारा भाई भूखा प्यासा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, अब तुम उसकी लड़ाई लड़ो। बताओ है कोई संगठन ऐसा? नहीं। क्या? नहीं है। दूसरी बात, वामसेप समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? इस मूल निवासी समाज में जो जाति भावना और वर्गीय भावना भरी हुई है उसको क्या कर रहा है? ये डाइल्यूट कर रहा है। इस भावना को डाइल्यूट कर रहा है, एक बड़ी पहचान बना रहा है। वो पहचान है मूल निवासी। क्योंकि जाति पहचान हमको अल्पसंख्यक बनाती है और मूल निवासी पहचान हमको क्या बनाती है? बहुसंख्यक बनाती है। और लोकतंत्र में किसकी सत्ता होती है? बहुसंख्यक की, अल्पसंख्यक की। जिसकी सत्ता होती है क्या उसके साथ अन्याय होता है? नहीं होता है। नहीं होता। अगर आपको अन्याय से बचना है, सत्ता में जाना पड़ेगा। तो सत्ता में जाने के लिए एक बड़ी पहचान बनानी पड़ेगी। वह पहचान जो तुम्हारी ही है, तुम खाली भूल गए हो। अपनी ही पहचान आप भूल गए हो, नहीं पहचानते हो हम कौन हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी को कहानी की तरह समझना। कहानी किसी जंगल में जहां शेर रहते हैं, परिवार के साथ सुन रहता होगा ना, पूरा उनका रहता है उनका। तो कोई शेर का बच्चा पता नहीं कैसे वहां से भटक के कुछ दूरी पे चला गया। वहीं पे एक धोबी तालाब के पास अपने कपड़े धुलने लाता था, गधों में लाद करके। उसके बच्चे भी आते थे। उन्होंने देखा तो बोला रे बिल्ली मिल गई मेरे को। उन्होंने शेर के बच्चे को बिल्ली समझ के लेके चल दिए घर अपने। जब घर के लोगों ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, बोले भगाओ भगाओ। बच्चे कहाँ समझते? बोले नहीं बिल्ली है। रख लिए और उसका हो गया, रख लिए वहीं पाल पोस के उसको बड़ा किया, गधों के साथ रहता था। और जैसी संगत वैसी गधे थे। तो शरीर तो उसका शेर का था और उसका मनोबल, उसका माइंडसेट, उसकी सोच जिसके साथ रहता था वो अपनी पहचान भूल चुका था कि मैं शेर हूं। बस लिखता बस अमृतलाल सिंह परस्ते, मानता नहीं मैं सिंह हूं। लिखने बस नहीं होगा, मानना पड़ेगा। और कब मानोगे?
जब जानोगे। कैसे जानोगे? जब आओगे। कहाँ आओगे? इस वामसेब की क्लास में तो जानोगे। तो शेर गधे के झुंड में गधा बन के घूमता था, खुद को गधा ही मानता था। उसने बोला तेली है तो क्या मान लिया? तेली। उसने बोला करार है तो क्या मान लिया? उसने बोला गुणवा है तो क्या मान लिया? उसने बोला कुलवा है तो क्या मान लिया? जो जिसने बोला उसको स्वीकार कर लिया। हाँ तो ठीक है, तो कचड़ा खाना पड़ गया, डस्टबिन जिसने जो डाला तुमने है? एक बार की बात है, वो जब गधा के बीच में रहते रहते शेर बड़ा हो जाता है तो धोबी सोचता है क्या फिर जो रहता है हमारा साथ कुछ काम भी करवाएं, उस पर गट्ठा दिलाते गट्ठा गधे के साथ जाता था और शाम को से लौटता था। एक असली शेर जो जंगल का शेर था, स्वतंत्र शेर, लेकिन देखता है पानी पीने आता है तो गधों के साथ में शेर घूम रहा है। गधों के साथ में शेर घूम रहा है और बड़ी मुश्किल की बात है, गट्ठर भी लाता है तो गधे उसको लात भी मार रहे हैं, मालिक लठ भी मार रहा है और बड़े मजे से लात खा रहा है। बड़ा ताजुब होता है कि शेर लात क्यों खा रहा है। वो शेर दहाड़ता है, जब दहाड़ता है तो गधे तो भागे, उस शेरों पीछे पीछे भागा तो जा करके गधों को नहीं पकड़ता, उस शेर को पकड़ता है। शेर धोबी वाले शेर को, क्यों रे नालायक तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कहता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। बोला अरे मैं तुझको खाऊंगा नहीं, तू तो शेर है। वो क्या बोलता है? शेर है। वो क्या बोलता है? गधा। फिर से बोला तू शेर है। वो क्या बोलता है? गधा। उसको पकड़ के ले जाता है तालाब किनारे, वो देख अपनी फोटो, मेरी फोटो। वो देखता है तब रियलाइज करता है कि नहीं मैं भी शेर हूँ। वो भी दहाड़ता है, वो दहाड़ता है तो सब गधे, तो सब गधों का सफाया हो जाता है। तो जो फोटो लगाया उस बात का, इसलिए लगा देख ले, 25 साल की उम्र में शहीद हो गया तो सारी दुनिया में नाम इसके संतान हुआ। ये मरते दम तक संघर्ष किए ब्राह्मणवाद से जो ज्वारा खोले, उनकी संतान हुआ। ये शेर है, देखो इसके शेर नहीं हो गया, चेहरा मिलता ना, यही हमारा पिता है, इसको पहचान लो, हम यही हैं जो ये हैं। तो हमारे पास वही दमखम होना चाहिए जो इनके पास है। यह बात वामसेब बताता है। अपनी पहचान नहीं जानोगे तो गधा बनकर घूमोगे और जिस दिन पहचान जाओगे शेर बनकर पूरी दुनिया पे राज करोगे। ये है वामसेब करता है। कोई संगठन करता है ऐसा क्या? नहीं कर सकता। आगे चलते और बातें करेंगे साथियों। आज हम इकट्ठे क्यों हुए? हम अपने पुराने वैभव को पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपना राज क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब कभी हमारे देश में हमारे पुरखों का राज था तो सुख शांति थी पूरे समाज में। हम शांति की तलाश में, किसकी तलाश में है? शांति। हम सुख और शांति की तलाश में। क्यों चाहिए? इंसानी जरूरत है। इंसान सुख और शांति चाहता है, इंसान लड़ाई नहीं चाहता। इंसान लड़ाई नहीं चाहता। क्या सुख शांति कभी थी हमारे पास? अच्छा, अभी आप लोग घर में ताला बिना बंद किए चले आओ यहाँ पर, तो क्या थोड़ा भी मन को चैन मिलेगा? नहीं। क्यों? टेंशन रहेगा। कुछ अगर बीवी बच्चे अकेले कहीं छोड़ के चले आए हो, मन में चैन पड़ेगा? नहीं। क्यों? अपराधियों का देश है, कुछ भी हो सकता है। कभी अचानक बेटी को जबलपुर भेजना पड़ता है सर, जब तक लौट के नहीं आ जाती है तो सांस रहती है क्या? नहीं है। हम किस देश में जी रहे हैं? ये हमारा देश है, बोलिए। तो हम कितने डर में जीवन जी रहे हैं, कितना भयभीत है हमारा समाज। तो हम चाहते हैं सुख और शांति, क्योंकि ये सब था। कब था? जब यहाँ पर मूल निवासियों का ही शासन था और मूल निवासी लोग ही थे, सब कुछ हमारे देश में था। 4 विशेषता थी हमारे देश में। पहली बात तो किसी भी घर में ताले नहीं लगते थे। लिख लो, पुराने आपको इतिहास, दुनिया के सभी इतिहासकारों की पुस्तकों में मिल जाएगा। जो हमारा प्राचीन भारत था, किसी के घर में ताले क्यों नहीं लगते थे? कोई यहाँ चोर चक्का कोई था ही नहीं। जो उस जमाने में हमारे घर में, इस देश में दूध घी की नदियां बहती थी।
इसका मतलब क्या हुआ? बहुत संपन्न देश था, बहुत बड़ा व्यापार था हमारा, सारी दुनिया का व्यापार हम लोग करते थे, सारी दुनिया। उस जमाने में ऊंच नीच की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, सब समान था। इंसान माने इंसान, हम लोग नागवंशी द्रविड़। जाति व्यवस्था का जन्म तब, जाति प्रति का सिस्टम तब नहीं था, इंसान माने इंसान था। ये हमारा देश है। सामूहिकता का निवास था, निजी संपत्ति का मामला बहुत ज्यादा अरे बिल्कुल नहीं था। सब लोग काम करते थे, सब इकट्ठा गोडाउन होता था, जिसको काम पड़ता था लेता था और काम करके वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने थे। क्या बोलते? वेयर हाउस, अन्नागार, वेयर हाउस, बड़े बड़े स्नानागार, बना कोठरिया भाई, जाओ तो नहा सकते। सड़कें चिकनी समतल बराबर पक्की ईंटें। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में फिर से पुराना शासन आ जाए। आ सकता है क्या? कागज में तो आ गया है, कागज में आ गया है। ये बताओ, कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया, किसी ने आपका पैसा लूटा और कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया कि जाओ पार्टी को 1 करोड़ रुपया दो, और आप लेने नहीं जाओगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये आदेश मिल गया है, ये मूल निवासियों का शासन लागू हो गया है। ये आदेश 26 जनवरी 1950 को लागू है। इसमें क्या दिया है? जो हमारे महापुरुषों का जीवन था, जो उनका आदेश था, वैसा देश बनाने का इसमें ऑर्डर है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता का इसमें आदेश है। स्वतंत्रता का आदेश है। आप लोग स्वतंत्र हैं क्या? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। आप विचार करने को और अभिव्यक्त करने को स्वतंत्र हैं? बोलने को तो जेल भेज दिया जाएगा, शूट कर दिए जाओगे। इतना बड़ा आतंक हमारे देश में। यूएपीए लग जाता है। हम पशु की जिंदगी जी रहे हैं, जिसको जो चाहे जब छड़ी दिखाए और जहां चाहे लेकर के इंसानी गरिमा नष्ट हो गई है। हमारा संगठन चाहता है कि हर व्यक्ति मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचे। वो कब पहुंचेगा? हमारे अंदर का डर खत्म करने का जिम्मा किसका है? सरकार का। अव्यवस्था को खत्म करने का जिम्मा किसका है? सरकार का। सिस्टम देने का जिम्मा किसका है? पावर किसके पास है? तो आप लोगों को लीडर बना करके पावर में पहुंचाने का काम है। ये काम कर रहा बाप से। बुद्धिजीवियों का संगठन है वो, जिसके पास जो होता है देता है, जो हमारे पास हम देते हैं, अपने पैसे से पैसा खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ज्ञान देते हैं। ये बाम से करता है। साथियों, कुछ बातें हैं। हम कौन हैं? अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपसे परिचय पूछता है कि आप कौन, क्या परिचय बताते हैं आप? नाम, जाति। क्या आप वही हो हकीकत जो बताते हो? अच्छा, तुम्हारा नाम मान लेते हैं कि रामलाल है जी। अगर श्यामलाल होता कुछ फर्क पड़ जाता क्या? तो क्या फर्क पड़ता है रामलाल के श्यामलाल का? जहां से फर्क पड़ता है वो परिचय है तुम्हारा। रामलाल तुम्हारा परिचय नहीं है। साकेत, प्रजापति, बढ़ई, लोहार, ये भी तुम्हारा परिचय नहीं है। आपका परिचय क्या है? ये सब होने के पहले क्या थे आप? आपका परिचय सिर्फ इतना है कि मैं इस भारत भूमि का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ का अर्जक हूँ, इस भारत भूमि को बनाने वाला हूँ। यही मेरा परिचय है, इंसान। बस, इससे ज्यादा कोई परिचय। बाकी सब परिचय है, वो किसी काम के तुम्हारे नहीं। मैं यहाँ का मूल निवासी, ये आपको परिचय। कोई पूछे कौन हो? मूल निवासी हूँ। ये मूल निवासी मतलब क्या? ऐसे लोग जिनका आदि पुरुष इसी धरती में उत्पन्न हुआ है, इसी धरती में विकसित हुआ है, उससे पूरी सभ्यता, पूरी पीढ़ियां पे खप गई हैं, वो यहाँ का मूल निवासी। और जिनके आदि पुरुष किसी दूसरे धरती में पैदा हुए, दूसरे महाद्वीप में पैदा हुए, अलग सभ्यता में पैदा हुए, बाद में माइग्रेट होकर के यहाँ आए,
कोई यहाँ का मूल निवासी। समस्या उठती है, आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? परेशानी है, परेशानी ये है कि जो विदेशी लोग आए ये वहां से अपनी सभ्यता लेकर आए। क्या लेकर आए? अपनी सभ्यता। और जब वो यहाँ के शासक बन गए उन्होंने यहाँ की सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता हम पर लागू कर दिया। इसलिए घर में ताला बंद टेंशन है। अरे ताला बंद होने पर भी टेंशन है, शर्म आनी चाहिए। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारे राजा महाराजाओं का शासन था, ये सब नहीं होता था। साथियों, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। जब हम मूल निवासी हैं तो कुछ न कुछ यहाँ पे विदेशी भी है। हमको उस विदेशी को पहचानना जरूरी। आप सबकी जिंदगी में समस्याएं हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है, ध्यान से सुनना, इस संसार में दुख है, दुख है तो उसका कोई ना कोई जरूर कारण है, कारण है तो उसका कोई ना कोई समाधान है, और समाधान की एक प्रक्रिया है। समाधान की क्या है? प्रक्रिया। अगर आपकी जिंदगी में समस्या नहीं होती तो आप यहाँ पर नहीं होते। समस्या है और आपने महसूस किया है, तो बहुतों की जिंदगी में तो उन्होंने महसूस भाई ये बताइए, आप अपने बैल को 2 लाठी मार देते हो तो कोई समस्या होती है क्या? कोई समस्या नहीं होती। पूंछ उठाया हिलाया चल दिया। कुत्ते को 2 जूता मार देते हो, कोई समस्या होती है क्या? पूंछ हिलाया और क्यों? उसके सोचने के स्तर नहीं है ना। तो हमारे समाज में कई लोग हैं जिनका स्वाभिमान मर चुका है, उनको समस्या समझ में, मान अपमान समझ में नहीं आता, और बहुत लोगों को भी आता है। तो हमारे जिंदगी में समस्याएं हैं, तो समस्या से लड़ने का जो वामसेन ने सिद्धांत दिया है, समस्या से लड़ना है, एक काम करो, पहली बात तो समस्या के कारण को समझो, फिर उसके समाधान पे जाओ और समाधान की प्रक्रिया पे जाओ। हमारी समस्याएं बहुत सारे लोगों ने बताया, हमारे पास न पैसा है, न हमारे पास जमीनें हैं, न हमारे पास बड़े बड़े पद हैं, और ना ही हमारे पास कोई मान सम्मान है क्या कुछ? नहीं। और सबसे खतरनाक यही, हम अपने गधा मान रहे हैं, सामने वाला गधा बोलता है और हम भी अपने गधा। ये समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा साथियों। समस्या के कारण में फिर से बातें हैं। समस्या कारण ये है, पहला कारण कि हम अपनी पहचान खो गए। लिख लो, हमारी मूल निवासी समाज की समस्या कारण ये है कि हम एक पहचान को खो गए हैं। जब पहचान को हम खो जाते हैं हमारे कदम आगे। जैसे ये बताइए, आपने पेपर पे पढ़ा, खबर आई पेपर में कि जर्मन लोगों ने रशियन लोगों पर गोला दागा। कुछ अंदर होता है क्या? कुछ नहीं होता। और जब आप पढ़ते हैं पाकिस्तान ने भारत पर गोला दागा, तो कुछ अंदर होता है ना, क्योंकि आप अपनी पहचान को भारत से जोड़ के देख रहे हो। और फिर जब ऐसा जो धार्मिक लोग बैठे होंगे, जब वो पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर गोला, तो सबका खूब खौल उठेगा। क्यों? तो अपने हिंदू मान रहे हो। या किसी ने पढ़ा कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर गोला दागा, तो मुसलमानों खूब खौल उठेगा। क्यों? तो मुसलमान की आइडेंटिटी पे, हिंदू की आइडेंटिटी पे काम कर रहा है। बात में आ रही क्या? फिर और नीचे जाओगे कि दलितों ने कुर्मियों को पीटा, खून खोलेगा। कुर्मियों ने दलितों का घर जला दिया, तो दलितों को खून खोलेगा। तो जो दलित है केवल उसका खोलेगा, जो दलित नहीं उसका नहीं। कुर्मी का घर जला तो खाली कुर्मी खून दो चलेगा, सुनार खून नहीं। बात में नहीं। हम जिस छोटी पहचान में काम करते हैं तो उसी छोटी पहचान के तहत जीवन जीते हैं। तो क्या हमको छोटी पहचान में जीवन जीना है? हम छोटी पहचान में जीवन जीते थे तो हमारे हजारों टुकड़े हो गए, और इस देश में रहने वाला असली अल्पसंख्यक 3% का ब्राह्मण बहुसंख्यक हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ब्राह्मण 3% फिगर नहीं है आजकल, शायद 3% से वो नीचे होगा, 2% से कम हो जाएंगे अभी जातिगत। इसीलिए हमारा संगठन जातिगत जनगणना की मांग करता है, तो सरकार करने को तैयार नहीं। तो 2% का ब्राह्मण बहुसंख्यक बनके हमारे ऊपर राज कर रहा है,
क्योंकि हम जाति के छोटे छोटे खांचे में बटकर अलग पहचान पे काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा ये भोगना पड़ा कि दुश्मन कहां पहुंच गया, सत्ता के केंद्र में। और सत्ता के केंद्र में दुश्मन पहुंचेगा तो क्या होगा? सत्ता अपने हाथ में रखेगा। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं, सत्यानाश ही करेंगे। दुश्मन कहाँ है? तो सवाल ये नहीं है कि तुम उसको क्या मानते हो, सवाल ये है कि वो तुमको क्या मानता है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त बात कर रहे थे, राम जी और श्याम जी। तो श्याम जी बोला राम जी से, क्यों राम जी, तू जंगल में गया और तेरे सामने शेर आ गया तो तू क्या करेगा? बोले कि मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगा तो वही करेगा। तो सवाल ये नहीं कि तुम क्या मानते हो ब्राह्मण को, सवाल ये कि वो तुमको क्या मानता है, क्योंकि निर्णायक क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। निर्णायक क्षमता उसके पास है, तो वही जो कुछ करेगा तो करेगा। हम क्या करेंगे, हम खाली वोट देंगे उसको, हैं? तो फिर जो कुछ करना होगा तो कौन करेगा? वही करेगा। केंद्र पर बैठे। जो सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ है वो तुम्हारा विनाश लिखता है। आप क्या लगता है, सरकार तुम्हारा, मोदी जी आते हैं तो तुम्हारा पॉकेट ऐसे जेब ऐसे काट के लेते हैं क्या? नहीं। तुम्हारा जेब कैसे काटते मोदी जी? चाकू से, पत्ती से? नहीं। एक गाली से 18% जीएसटी लगेगा, लग गया, जेब कट गया। जेब पता नहीं चला। एक जो डाकू होता है तो बंदूक दिखा के लूटता है, और सरकार के वेश में छिपे लुटेरे कलम चलाए और फुले साहब एक बहुत अच्छा शब्द बोलते थे, लिख लो, कलम कसाई। फुले साहब ने ब्राह्मण को कलम कसाई बोला है। क्या बोला है? कलम कसाई। एक कसाई होता है जो जानवरों को काटता है, उसकी वेशभूषा, उसके हाथ का बका दूर से बता देता है कि कसाई है। और जो कलम कसाई है, चिकना भुकना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने और बका नहीं रखता, कलम रखता है और लिख देता है ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो वो कट गया, निपट गया, काट दिया तुमको कसाई ने, और तुम उसी का जाके तलवा चाट रहे। बातें समझ में आ रही क्या? तो ज्यादा खतरनाक कौन है, कसाई की कलम कसाई? कलम कसाई। अरे कलम कसाई ही खतरनाक है। कसाई तो कम से कम पहचान है कि हथियार रखे तो काटी। साथियों, तो समस्या का कारण यह है कि सत्ता के केंद्र में कौन बैठा है? शैतान। अब समाधान क्या है कि हमको एक पहचान पे काम करना पड़ेगा। तो आप लोग हमको बताइए वो कौन सा पहचान है जिसके तहत आपको ताकत मिलेगी। एक परिभाषा के तहत मैं सुनार हूं, अगर सबको सुनार के नाम पर मैं इकट्ठा करूंगा तो मैं बहुसंख्यक बनूंगा, अल्पसंख्यक? कोई चमार के नाम पे इकट्ठा होगा, अल्पसंख्यक बनेगा, बहुसंख्यक? जब हम जात के नाम पर इकट्ठा होंगे, अनुसूचित जात के नाम पे होंगे, अनुसूचित जनजाति के नाम पे होंगे, हरिजन के नाम पे होंगे, आदिवासी के नाम पे होंगे, तो हम क्या बहुसंख्यक बनेंगे क्या? हमें कुछ मिलेगा? अरे मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलता है। क्या मिलता है सर? शोषण मिलता नहीं, जूता जूता ही जूता मिलता है। मिल रहा है? अल्पसंख्यक बन के जियोगे तो जूते के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। अपनी मान सम्मान, अपना खोया हुआ गौरव हासिल करना है तो बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। बहुसंख्यक कैसे बनोगे? बहुसंख्यक का इस देश के रहने वाले मूल निवासी समाज की हजारों हजार जातियों को एक नाम से पुकारना शुरू कर दोगे तो जैसे आएगा कि मूल निवासियों के खिलाफ अत्याचार, तो तुम्हारा भी खून खोलेगा ना? अभी क्यों नहीं खोलता? तुम परसते हो, तुम फुलके हो, तुम गोड़ हो, कोल हो, तेली हो, कलार हो, कुर्मी हो। अच्छा, आदिवासी को तो आदिवासी कोई आदिवासी जिस दिन छपेगा पेपर में ना कितने मूल निवासियों को बेघर किया गया, तो नहीं खोलेगा क्या? खोलेगा। तो एक पहचान हमारी उस दिन हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाए। लोग कहते हैं जाति खत्म करो। अरे जाति कैसे खत्म होगी? अंधेरा खत्म करना है तो अंधेरा से कुश्ती लड़ोगे क्या? क्या करते हो? एक दिया जलाए, अंधेरा खत्म। तो जाति एक अंधेरा है और मूल निवासी एक दिया है।
जैसे मूल निवासी का बल्ब तुमने जलाया तो जाति का अंधेरा खत्म। ये है समाधान। मूल निवासी का दिया जला लो जिंदगी में, अपने आप को मूल निवासी मान लो, फिर देखना आने वाले बहुत जल्दी समय में ये जाति का जो अंधेरा है छट जाएगा, और जाति का अंधेरा छट जाएगा जिस दिन तुम सत्ता में पहुंच जाओगे साथियों।